दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं आज आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ। हमारा जो मेन उद्देश्य है इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ बात करने का, वो ये बात करने का है कि आप बीमार क्यों हैं। मेन टॉपिक है कि आप बीमार क्यों हैं। अब इस टॉपिक पे लेके इस टॉपिक को आपके सामने हम जब डिस्कस करते हैं तो हम आपके साथ जो बात बताना चाहते हैं, जो बात शेयर करना चाहते हैं, वो मुख्य बात ये है कि आप जो भोजन खा रहे हैं, वो भोजन जो आप कर रहे हैं लगातार, उसमें आप क्या गलत भोजन खा रहे हैं, क्या ऐसा गलत खा रहे हैं जिसकी वजह से आप आज बड़ी भयंकर बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, लो बीपी, हाई बीपी, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो समय के साथ आपके साथ बन गई हैं और आप सारी ज़िंदगी इनकी दवाइयाँ खा रहे हैं या सारी ज़िंदगी आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बंदा चला जाता है लेकिन उसकी दवाइयाँ नहीं छूटती। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको जो खाना खाना चाहिए वो खाना आप नहीं खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं आप उस खाने को गलत नहीं मानते हैं। तो हमारा जो प्रयास है वो मेन प्रयास ये है कि जो आज आप खाना खा रहे हैं उस खाने में कौन सा ऐसा खाना है जो आप ठीक नहीं खा रहे। तो इससे पहले हमने जो दूध पे एक वीडियो डाला है कि आप ग्रोथ हार्मोन एक्सेस खा रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन खा रहे हैं, और उसमें उन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो दूध का रोल है। तो हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जो दूध पी रहे हैं उससे आपको क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, और जो नुकसान है वो कितने ज़्यादा हैं और फायदे जो है वो कितने कम हैं। इसी श्रेणी में हम दूसरा जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं कि आप बिना फाइबर का खाना खा रहे हैं। अब बिना फाइबर का खाने का मतलब क्या है कि जो अनाज आप खा रहे हैं वो बिना फाइबर का खा रहे हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, चाहे वो एलोपैथिक के डॉक्टर हों, चाहे वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हों, चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर हों, या आप किसी कॉमन पर्सन से भी बात करेंगे जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है, उससे भी अगर आप बात करेंगे तो वो आपको एक सलाह देगा कि आपको ज़्यादा फाइबर का खाना खाना चाहिए। अब ज़्यादा फाइबर किस में है ये अगर बात करी जाए तो वो आपको नहीं बता पाएंगे या नहीं बता पाते कि कौन से अनाज में ज़्यादा फाइबर है। अब अगर हम बात करें तो बिना फाइबर का जो अनाज है उसमें से सबसे पहले अनाज आप जो खाते हैं वो गेहूँ खाते हैं। गेहूँ के अंदर कितना फाइबर है? 1.2%, और वो भी कहाँ है? छिलके पे है। और दूसरा अनाज क्या है? चावल, धान जिसको हम कहते हैं। और धान और चावल में क्या है? 0.2% फाइबर है। फाइबर करता क्या है, ये आज मेरी चर्चा का मुख्य विषय है। आपको फाइबर क्यों खाना चाहिए ये मुख्य विषय है। और आज से लगभग 50 साल और 100 साल पहले हिंदुस्तान की डाइट में कितना फाइबर होता था और आज कितना फाइबर है, ये मुख्य विषय है। इन 3 विषयों पे मैं आपसे आज चर्चा करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे अनाज हैं जिनके अंदर पूरी दुनिया में बहुत ही रिच, बहुत ही ज़्यादा फाइबर है। उनके खाने से आपके शरीर के अंदर जो अनबैलेंस आया है, ग्लूकोज का अनबैलेंस जो आया है, वो पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। जो अनबैलेंस आया है फाइबर की कमी से, वो पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेहूं में कहाँ कहाँ फाइबर है। गेहूं हम, क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गेहूं खाया जाता है, साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा चावल खाया जाता है। तो उन दोनों विषयों पे बात करने के लिए हम आपको ये समझाएंगे कि आपका जो खाना है, जो आज आप खा रहे हैं, जो गेहूं आप खा रहे हैं, वो आपको कैसे हानि पहुंचाता है। गेहूं जब आप खाते हैं तो उसमें छिलके पे फाइबर है, 1.2% फाइबर है। जब आप गेहूं को खाएंगे या पीसेंगे तो पीसने के बाद क्या होगा, वो छिलके का फाइबर लगभग उतर जाता है और बहुत ज़्यादा फाइबर उसका नष्ट हो जाता है, आपको बहुत कम फाइबर मिलता है। इसीलिए
आप एक टेस्ट करिएगा, जब आप गेहूं खाते हैं और गेहूं की रोटी बनाते हैं तो गेहूं की रोटी बिना किसी सब्जी के, बिना किसी अचार के, आप उसमें बिना नमक डाले हुए मुंह में डालिए और उसको चबाना शुरू करिए। जब आप उसको चबाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मुंह के लार के अंदर ही उसके अंदर मिठास आना शुरू हो गया है। यानी जो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह के अंदर ही घुल के चबाने के बाद लार के साथ मिलके ग्लूकोज में ट्रांसफर हो गया है। अगर आप ऐसा ही काम चावल के साथ करें तो चावल के साथ भी आप सेम कंडीशन देखेंगे। आप मुंह में डालेंगे, चबाएंगे तो लार के साथ मिलके वो भी मिठास देने लग जाएगा, यानी कि ग्लूकोज में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही अनाज हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से उपयोग किए जाते हैं और घर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनके अंदर फाइबर ना के बराबर है। इस ना के बराबर फाइबर होने का नुकसान क्या है? जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में, जब आपने कुछ भी खाना खाया तो लास्ट में ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज जो है सीधा ब्लड में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके अनाज में फाइबर है, किसी भी चीज में जो आप खा रहे हैं उसमें फाइबर है, तो वो सीधा ब्लड में नहीं जाता है, वो सीधा कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है, और लीवर उसको क्या करता है? ग्लूकोज इनमें ट्रांसफर कर देता है और अपने पास रख लेता है। जब शरीर को जरूरत होती है तो उसको दे देता है। लेकिन जब आप गेहूं खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, यानी कि नॉन फाइबर का खाना खा रहे हैं, या कुछ और भी खा रहे हैं जिसमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी का नहीं है, तो उसमें क्या होगा? आपका जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज जो है वो लीवर के पास बहुत कम जाएगा, यानी ग्लूकोज इनमें बहुत कम ट्रांसफर होगा, और ग्लूकोज सीधा कहाँ जाएगा? आपके ब्लड में चला जाएगा। इससे आपका ग्लूकोज अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आप उससे अलग अलग बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कैसे? जब वो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता है तो ब्रेन उसको, ब्लड को इजाजत देता है, प्रेशर करता है कि इस ग्लूकोज को यहाँ से हटाओ, तो बॉडी उसको अलग अलग फॉर्म में बनाना शुरू करती है। कहीं फैट के रूप में कन्वर्ट करती है, कहीं कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट करती है, और ये कन्वर्सेशन लगातार हमारे शरीर में चलता रहता है। और इसके नुकसान ये है कि एक टाइम तक तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है, और उसके बाद फिर वो बॉडी जो है स्टोर तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम आने शुरू होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जैसे फैट का बढ़ जाना। ये सब उस नॉन फाइबर डाइट की देन है। अब अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसा अनाज है, कौन सा ऐसा अनाज है जो हमें ज्यादा फाइबर देगा, तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में हम हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा में जो हमारे यहाँ की लोकल फसलें होती थी, जिनको हम मिलेट्स कहते हैं या उनको हम मोटा अनाज कहते हैं, उसमें से मुख्य रूप से 4 फसलें आती थी। एक फसल आती थी जिसको हम बाजरा कहते हैं, दूसरी फसल आती थी चना, तीसरी फसल ज्वार होती थी, और चौथी फसल हमारे पास मक्का की होती थी। और हमारा मुख्य रूप से भोजन अलग अलग मौसम में यही 4 तरीके के हमारे अनाज होते थे। या तो हम बाजरा खाते थे, या तो हम मक्का खाते थे, या तो हम चना खाते थे, और या हम ज्वारी खाते थे। अगर आप इन चारों को देखेंगे तो इनके दाने गोल हैं और इनमें फाइबर की मात्रा गेहूं और चावल से ज़्यादा है। और जब हम इनको खाते थे तो हमारा जो ग्लूकोज का बैलेंस था वो हमारी बॉडी में बना रहता था, और हमें ना ही ज़्यादा हार्ट अटैक होते थे, ना ही ज़्यादा डायबिटीज होती थी, ना ही हमें हाइपरटेंशन की ज़्यादा बीमारियां लगती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो लगभग ये हमारे इधर नॉर्थ इंडिया के रीजन से इनकी फसलें बहुत कम हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में रागी होती थी, ठीक है, जो आज भी वहाँ पे लोग खाते हैं, अपने लोकल ट्रेडिशनल में खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे वो चीज़ें भी हट गई हैं। इस तरीके के वहाँ भी बाजरा होता था, वहाँ भी चना होता था, वहाँ भी मक्का होता था। वो लोग और ट्रेडिशनल जो उनकी वहाँ की खुद की एक डाइट होती थी वो लोग खाते थे, और उनका भी बैलेंस ऐसे ही बना रहता था। तो संपूर्ण भारतवर्ष में अगर देखें तो हम अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की फाइबर की फसलें उगा के खाते थे। अगर हमारे रीजन में यहाँ बात करें तो एक जिनको आज हम मिलेट्स कहते हैं, जिनको आज हम मोटा अनाज कहते हैं, उनमें से एक अनाज का मैं उदाहरण देता हूँ आपको, कांगनी।
अगर हम लोकल में बात करते हैं तो हम कांगनी उगाते थे और कांगनी यहाँ पे खाई जाती थी। कांगनी में 8% से ज़्यादा का फाइबर है। अगर हम उसको देखें तो वो वैसे अंग्रेजी में उसका नाम फॉक्सटेल है। तो कांगनी क्यों खाते थे? क्योंकि वो उसको लोकल लोग, जब हम गांव में बात करते हैं तो वो कहते थे ये निरोगा अनाज है। निरोगे का मतलब क्या हुआ? उसको खाएंगे तो रोग नहीं होंगे। अब हम आपको थोड़ा सा अंदर डीप जाके बता रहे हैं कि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसमें फाइबर था। फाइबर आपके शरीर में क्या करेगा? ग्लूकोज को अनबैलेंस होने से बचाएगा, क्योंकि जब फाइबर होगा उसमें ग्लूकोज के साथ तो क्या होगा, आपकी डाइट के अंदर वो ग्लूकोज इनमें ट्रांसफर हो जाएगा और वो लीवर के पास स्टोर हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी लीवर उसको ग्लूकोज में बदल के आपको दे देगा। अब ये जो अनाज हमने बताए हैं, इनमें दोनों अनाजों में क्या डिफरेंस है टेक्निकली वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो आज हमारा गेहूं है और जो चावल है वो उसको C3 फूड कहते हैं। C3 फूड का मतलब है जो फूड आप खा रहे हैं वो फूड में फाइबर मिनिमम है, कम से कम है, और वो कम फाइबर होने से जो मैंने आपको पहले चर्चा की आपकी बॉडी में नुकसान हो रहा है। जो मिलेट्स हैं उन मिलेट्स में 5 मिलेट्स हैं जो टॉप क्वालिटी में आते हैं। टॉप क्वालिटी का मतलब है उनमें दुनिया में अच्छी क्वालिटी का, रिच क्वालिटी का फाइबर है। उनमें से एक फॉक्सटेल मिलेट है, एक ब्राउन टॉप मिलेट है। ब्राउन टॉप मिलेट को हमारे यहाँ पे चीना बोला जाता है, और दूसरा जो है वो ब्रानियार्ड मिलेट है, कोडो मिलेट्स है और लिटिल मिलेट है। ये 5 जो मिलेट्स हैं, ये पांचों मिलेट्स को अगर आप हिंदी में कहें तो ये कैसे हैं, ये मोटे अनाज की काउंटिंग में आते हैं। इनमें क्या है? इनमें रिच फाइबर है। ये कौन सा फूड है? ये C4 फूड है। C4 फूड और C3 फूड में क्या फर्क है? उसमें कम फाइबर है, इनमें ज्यादा फाइबर है, पहली चीज। दूसरा क्या फर्क है कि जो C3 फूड है उसके अंदर, यानी गेहूं और चावल के अंदर लेयर टू लेयर फाइबर नहीं है। उनकी ऊपर वाली लेयर है उस पे फाइबर है। जब आप ऊपर वाली लेयर को छील देते हो तो फाइबर 0 हो जाता है, अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचता है। लेकिन जो C4 फूड है उसके अंदर आप देखेंगे कि फाइबर जो है वो लेयर टू लेयर है। लेयर टू लेयर का मतलब है एक फाइबर की परत है, फिर एक कार्बोहाइड्रेट की परत है, फिर एक फाइबर की परत है, फिर एक कार्बोहाइड्रेट की परत है। इस तरीके से लेयर टू लेयर फाइबर होने की वजह से उसके अंदर जब आप उसको खाते हैं तो फाइबर प्लस कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है। आप कभी मिलेट की रोटी बनाइए, उसको खाइए और चबा चबा के खाइएगा, बिना कोई नमक मिर्च डाले हुए, बिना कोई ऐड किए हुए, तो आप देखेंगे आपके मुंह में जब वो पिघल जाएगी तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्लूकोज है वो फाइबर के साथ है, और फाइबर के साथ होने का फायदा ये है कि वो ग्लूकोज में तो ट्रांसफर होगा लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग थे वो ये मोटा अनाज खाते थे, लेकिन आज उन मोटे अनाज खाने वाले लोगों को हमने पिछले 50 साल में कहीं ना कहीं इस रेशो से देखा कि इस अनाज को वही आदमी खाता है जो या तो बीमार है या गरीब है। जो स्टैंडर्ड है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो तो व्हीट खाते हैं, गेहूं खाते हैं, या राइस खाते हैं, चावल खाते हैं। वो लोग मिलेट्स नहीं खाते हैं, यानी कि मोटा अनाज नहीं खाते हैं। ऐसा हमारी मान्यता बन गई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज और पिछले 50 साल पहले की डाइट में कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस था। आज अगर हम बात करते हैं गेहूं खाने वाले, क्योंकि हर घर में गेहूं खाया जाता है, तो गेहूं की और चावल की बात कर लें। मान लेते हैं एक दिन में एक आदमी 500 ग्राम आटा खाता है। अगर 500 ग्राम आटा खाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो 500 ग्राम खाया नहीं जाता है, लेकिन एक एवरेज मान लेते हैं कि 500 ग्राम अगर वो गेहूं का आटा खाता है तो उस 500 ग्राम में अगर आप फाइबर देखें तो 1.2% फाइबर है, यानी कि 0.6% फाइबर 500 ग्राम में आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बात करें किसी भी मिलेट की, अगर वो आप 500 ग्राम खाते हैं, जो पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए, लेकिन एक एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं आपको, तो आप कितना मिलेट, उस मिलेट के अंदर कितना है
मैं अगर ब्राउन टॉप की बात करूं तो 12.5% है, बाकी में किसी में 10 है, किसी में 9 है, किसी में 8 है। अगर एवरेज मान लें तो 10% है। अगर आप वो आधा किलो खा रहे हैं तो आपको 0.6% फाइबर मिल रहा है। अगर आप ये खा रहे हैं तो एवरेज आपको 5% फाइबर मिल रहा है। यानी कि अगर हम देखेंगे उसको तो उस फाइबर और उस फाइबर को अगर हम कंपैरिजन करें तो 10 से 15 गुना फाइबर हमें ज्यादा मिला। अगर 10 से 15 गुना फाइबर किसी चीज में ज्यादा है तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं पहले की डाइट का। पहले वाले लोग ज्यादा कच्चा भोजन खाते थे और उनके भोजन में एक अच्छी क्वांटिटी अनाज की भी होती थी। तो अगर हम मान लें कि वो लोग सुबह से लेकर शाम तक मोटा अनाज खाते थे, कच्चे फल सब्जियां खाते थे, खेत में जाते थे तो वहां कच्चा ही सब खाते थे, तो एक आदमी एवरेज इंडियन 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक का फाइबर पर डे खा लेता था। अगर इतना रिच फाइबर डाइट वो खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आज अगर हम एग्जांपल लें, कोई आदमी अगर 200 ग्राम भी आटा खाता है पर डे तो कितना ले रहा है, क्योंकि हम ज्यादा तो अनाज ही खाते हैं, ज्यादा फल सब्जियां सलाद कच्चे खाते नहीं है, तो उस आटे में उसको कितना मिल जाएगा, 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम। तो आज मैक्सिमम एक इंडियन जो है वो 20 ग्राम के आसपास फाइबर खा रहा है कुल मिला के एवरेज में, जबकि एक हेल्थी इंसान को एवरेज 40 से 50 ग्राम फाइबर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पर डे 40 से 50 ग्राम फाइबर खा लेते हैं, आपका चाहे वो अनाज के थ्रू आ जाए, चाहे फल सब्जियों के थ्रू आ जाए, या और भी फाइबर वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे आ जाए, तो आपकी डाइट के अंदर जो बैलेंस बनेगा वो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि आपकी बीमारियां जो है वो पहले से अगर हैं तो ठीक हो जाएंगी और नहीं है तो होंगी। तो जो C3 फूड है वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, और जो C4 फूड है वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है क्योंकि उसके अंदर आपके में फाइबर है। जो आपके फाइबर का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी गंदगी बचती है, जब हम खाना खाते हैं तो 2 चीजें बनती हैं, एक उसमें एनर्जी बनती है, एक वेस्ट बनती है। कुछ वेस्ट हमारा रोज बाहर निकल जाता है, कुछ वेस्ट धीरे धीरे जमा होता है। उस वेस्ट को निकालने के लिए हमारे को फाइबर की आवश्यकता होती है। फाइबर एक कंटेंट के तरीके से उसमें काम करता है, सफाई एजेंट के तरीके से काम करता है। अब जो अगर हम बात करें C3 और C4 फूड की, तो जो C3 फूड है वो पूरे तरीके से चलन में आ गया है और जो C4 फूड है वो धीरे धीरे गायब हो गया है, जबकि उसके हमारे ऊपर 2 तरीके के और नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान ये है कि हम अपने संसाधनों को खराब कर रहे हैं। उनमें से एक संसाधन है पानी का संसाधन। जब आप C3 फूड उगाते हैं तो आपको 1 किलो गेहूं उगाने के लिए लगभग 10,000 लीटर पानी लगता है, और जब आप चावल उगाते हो तो यही पानी 25 से 30,000 लीटर 1 किलो उगाने में लगता है। ये मैं आपको कम से कम रेशो बता रहा हूँ। लेकिन जब आप 1 किलो मिलेट उगाते हैं, यानी कांगनी उगाते हैं, कोडो उगाते हैं, लिटिल उगाते हैं, या छोटी कांगनी ब्राउन टॉप उगाते हैं, चिनुआ उगाते हैं, ये सब मिलेट्स सिर्फ 300 से 400 लीटर पानी लेते हैं 1 किलो के लिए। और 1 किलो कहाँ 10,000 लीटर पानी आप 25,000 30,000 लीटर पानी आप खराब कर रहे हैं, और कहाँ आप सिर्फ 400 लीटर पानी ले रहे हैं। तो जब आप पानी इतना खराब कर रहे हैं, पानी इतना ज्यादा ले रहे हैं, तो ना कहीं उस पानी को ग्राउंड वाटर से निकालना पड़ता है या नदियों नहरों से तालाबों से लेना पड़ता है। तो हम अपने जल के स्रोतों को भी खराब कर रहे हैं, और खराब क्या कर रहे हैं, लगभग कर ही दिए हैं। अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में पानी की अगर स्थिति को देखें तो 122 देशों की रेटिंग में 120वें नंबर पे हिंदुस्तान है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, और नीति आयोग कहता है कि 2030 तक हमारे लगभग ऐसे 50 शहर होंगे जहां पे हमारे को पीने का पानी नहीं मिलेगा। और 2021 तक की रिपोर्ट ये है, एनजीटी कहती है कि 21 शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। उसमें से दिल्ली और बेंगलोर जैसा भी एक शहर है जहाँ पे ग्राउंड वाटर
गुणवत्ता तो पहले से ही खराब है, खत्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर खत्म भी हो जाएगा। और आप जहाँ रहते हैं उसका अनुभव आपको अच्छे से पता है कि पहले ग्राउंड वाटर कितना ऊपर था, आज कितना नीचे है। तो इस चीज को लेके आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? यही बात समझनी है कि जो C3 फूड हम खा रहे हैं उसमें फाइबर नहीं है, और नॉन फाइबर का खाना खाने वाला इंसान आज नहीं तो कल उसको बीमार होना निश्चित है। चाहे उसको घुटनों का दर्द आए, चाहे बैक पेन आए, चाहे उसको कुछ भी और दूसरी बीमारी आए, डायबिटीज आए। और जो आदमी C4 फूड खाएगा यानी मिलेट्स खाएगा, मोटा अनाज खाएगा, उसको अगर कोई बीमारी भी है तो वो बीमारी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक फाइबर है, एक ऐसा फाइबर है जो आपके शरीर के अंदर झाड़ू का काम करेगा, बचे हुए खराब मटेरियल को बाहर निकालेगा। तो लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताना चाहता हूँ कि आप नॉन फाइबर का खाना खा रहे हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके पूछिए कि मैं अभी जो गेहूं और चावल खा रहा हूँ उसमें कितना फाइबर है। उनको शायद हो सकता है पता हो और शायद हो सकता है ना पता हो, लेकिन आप उनसे दूसरा सवाल पूछिए कि मैं कौन सा ऐसा अनाज खाऊं, क्योंकि हम खाते तो अनाज ही ज्यादा है, और अनाज जो खाऊंगा उसमें कौन से अनाज में ज्यादा फाइबर है। मुझे लगता है 99% आपको डॉक्टर शायद नहीं बता पाएगा कि कौन से अनाज में सबसे ज्यादा फाइबर है, आप उसको खाइए। और यहीं पे एक समाज के साथ चूक हो गई है कि वो नहीं जानता, आज की नई पीढ़ी नहीं जानती कि कौन सा ऐसा अनाज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर है जो हमें बीमारियों से बाहर निकाल सकता है। अगर बीमारी नहीं है तो सारी जिंदगी ये श्योर कर सकता है कि हमें क्रोनिक डिजीज नहीं होंगी। क्रोनिक डिजीज का मतलब है ऐसी दवाई वाली डिजीज जो आप लेना शुरू करते हैं तो दवाई बंद ना हो, ऐसे को क्रोनिक डिजीज मानते हैं हम। ऐसी डिजीज जिसमें 2-4-5 दिन दवाई ली और ठीक हो गया, तो ऐसी लगभग 100 से ज्यादा डिजीज हैं जिनके अंदर दवाई शुरू होती है लेकिन खत्म कभी नहीं होती। लेकिन अगर आप फाइबर ऐड कर लेंगे, फाइबर वाला अनाज ऐड कर लेंगे, तो ये बीमारियां 1 से 2 साल में पक्के तौर पे खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा हमारा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे ही हमने डाइट में मिलेट्स को ऐड किया, फाइबर के खाने को ऐड किया, C4 फूड को ऐड किया, वैसे ही क्या हुआ, बीमारियां गायब होना शुरू हो गई, क्योंकि ग्लूकोज का बैलेंस बन गया शरीर में। अब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी शक हो, संशय हो, सुबह हो, तो आप टेलीफोन भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे, आगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।